नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। पिछले कुछ समय से हम बात कर रहे हैं टाइम कंजंक्शंस पर। टाइम कंजंक्शंस का क्या फंक्शन होता है और किसी सेंटेंस के टेंस को या स्टेट को या किसी वर्ब के टेंस को या स्टेट को किस तरह से प्रभावित करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अनटिल कंजंक्शन पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एज कंजंक्शन पर। एज कंजंक्शन सेंटेंस में किस तरह से टाइम को रिफर करता है, किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा, हम कौन से टेंस को कौन सी स्टेट को प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये पिछले सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको मैं हटा देता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है एज। देखो, एज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एज जो है प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब के फंक्शन में भी ये आ जाता है, कंजंक्शन भी ये हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, और किसी प्रोनाउन वगैरह के फंक्शन में भी ये आ जाता है। इन सब पे बात करेंगे उन्हीं रिलेवेंट चैप्टर में। प्रीपोजिशन एज कब होता है, ये प्रीपोजिशन चैप्टर में ही इस पर बात करेंगे। एडवर्ब कब होता है, ये एडवर्ब चैप्टर में ही डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा इस लेक्चर में फोकस रहने वाला है एज के कंजंक्शन वाले फंक्शन पर। अब देखो, कंजंक्शन जब एज होता है तो रिफर करता है व्हेन या वाइल के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है। ये इसका पहला मीनिंग हो गया, ये इसका पहला यूज हो गया। व्हेन या वाइल के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है एज कंजंक्शन, ठीक है। या यूं कह दो कि इसका मीनिंग होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। जिस टाइम को मेंशन किया गया है उसी सेम टाइम पर कुछ और हुआ है। दूसरा जो इसका यूज हो सकता है, जो कि ये टाइम रिलेटेड फंक्शन में आ सकता है, वो तब जब ये बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करे, सिमिलर मीनिंग को रिफर करे। या मैं लिख देता हूं, बिकॉज किस लिए यूज करते हैं हम, किसी भी चीज का या किसी भी इवेंट का कुछ भी हुआ, कोई इफेक्ट आया, कोई रिजल्ट आया, उसका प्रॉपर रीजन बताने के लिए। यानी कि एज जब कंजंक्शन होता है तो प्रॉपर रीजन बताने के लिए, प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं। देखिए, एज जब कंजंक्शन होता है तो और दूसरी सिचुएशन में भी ये कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन इसका टाइम रिलेटेड फंक्शन या इसका टाइम रिलेटेड मीनिंग इन्हीं दो सिचुएशन में पॉसिबल है। तो हमारे लेक्चर का आज का फोकस हमारे इन दो फंक्शंस पर रहने वाला है। एज कंजंक्शन हो सकता है दूसरे मीनिंग्स में भी, लेकिन वो सब हम कंजंक्शन चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम एज के टाइम रिलेटेड फंक्शन को जब एज कंजंक्शन होता है। ये दो मीनिंग जो है, ये इन दो मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, या तो एट द सेम टाइम, या यूं कहिए कि व्हेन या व्हाइल के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, या फिर प्रॉपर रीजन को बताता है। ये प्रॉपर रीजन बिकॉज भी हम इसीलिए यूज करते हैं, रीजन को बताने के लिए। चलिए इन्हीं चीजों को सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। इसको अगर समझ गए हो तो मैं हटा देता हूं, मुझे यहां पर जगह चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी डिसाइडेड टू गो होम एज सी गॉट लीव। किसी भी सेंटेंस को अगर आप टेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या टेंस को समझने के लिए देख रहे हो, तो आप सीधे टाइमलाइन पर जाइए। ये वो टाइम है जब आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट टाइम इसको मैं बोलता हूं, यही है प्रेजेंट का टाइम। अब यहां पर क्या लिखा है, सी गॉट लीव, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है पास्ट के किसी एक पॉइंट को रिफर करने के लिए, यानी कि ये वो टाइम होगा व्हेन सी गॉट लीव। अब इसी सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम को रिफर करता है एज, या यूं कहिए कि व्हेन के मीनिंग में। अब इसी सेम टाइम पर क्या हुआ, ये वाला काम हुआ, डिसाइडेड टू गो वाला, ठीक है। ये होता है एज का मीनिंग जब एज एक टाइम कंजंक्शन की तरह यूज होता है। एक सेंटेंस और लिखते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं एज कंजंक्शन को। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी
laughed as she was speaking। अब आपको पता है ये जो मैंने लिखी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का मैं यूज कर रहा हूं। अब कंटिन्यूअस स्टेट किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड रहती है, इसीलिए वो एक ड्यूरेशन को ही रिफर करती है। मतलब ये वाला जो एक्शन है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के पास्ट में किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए चला होगा या इसको चलना था, मतलब यहां से स्टार्ट होना था और यहां तक इसको चलना था। मान रहे हैं हम कि यहां स्टार्ट होना था, एक ड्यूरेशन के लिए चलना था। अब ये एज जो है यहां पर इसको या तो व्हेन के मीनिंग में कंसीडर कर लो या व्हाइल के मीनिंग में कंसीडर कर लो या एट द सेम टाइम, कुछ भी कंसीडर कर लो। ये रिफर करेगा कि जब 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 ये ड्यूरेशन थी, जिस जिस ड्यूरेशन को ये वर्ब रिफर कर रही है उस ड्यूरेशन में ही ये वाला जो है लाव्ड वाला काम कहीं पर हुआ। इस तरह से जो है एज टाइम को रिफर करता है जब वो एक टाइम कंजंक्शन की तरह यूज होता है। कुछ और फंक्शंस हैं एज के, जैसे कि मैंने भी बताया था कि एज बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है या प्रॉपर रीजन को बताने के लिए रिफर करता है। वहां पर भी वो वर्ब के टेंस को या स्टेट को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एक सेंटेंस में लिखता हूं, दे वर हंग्री as they did not eat food for 9 hours। इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वाली जो क्लोज लिखी है और इस वाली क्लोज में आपको किसी तरह का कोई स्पेशल रीजन या स्पेशल रिलेशन आपको दिख रहा है, रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एज है कंजंक्शन, ये यहां पर टाइम को तो रिफर नहीं कर रहा, या यूं कहिए कि डायरेक्टली ये टाइम को रिफर नहीं कर रहा। मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्टली टाइम को रिफर नहीं कर रहा, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लो। यहां पर ये जो एज कंजंक्शन है डायरेक्ट वे में टाइम को रिफर नहीं कर रहा है, एक्चुअली में एज यहां पर बिकॉज के मीनिंग को रिफर कर रहा है या रीजन बताने के लिए लिखा हुआ है। ये जो क्लोज लिखी है ये रीजन है, दे डिड नॉट ईट फूड फॉर 9 आवर्स, और इस रीजन की वजह से ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट आया या ये इफेक्ट आया। इफेक्ट लिख लो इसको या रिजल्ट लिख लो, इसको रीजन लिख लो या कोज लिख लो। मतलब ये हुआ तो ये रिजल्ट आया तो ये इफेक्ट आया, या यूं कहिए कि ये इफेक्ट है। अगर वो पास्ट के, अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो ये अगर रिपोर्ट टाइम है आपका, पास्ट के किसी पॉइंट पर हंग्री है वो, यहां पर है वो दे वर हंग्री, इस पॉइंट पर वो हंग्री थे। क्यों हुए होंगे वो हंग्री? क्या रीजन रहा होगा उनके हंग्री होने का? क्योंकि उन्होंने 9 घंटे से फूड नहीं लिया। तो जो चीज जिसको आप कह रहे हैं कि ये रीजन है और इस रीजन का इफेक्ट ये है, रीजन क्या है? 9 घंटे से फूड नहीं लिया, और उस रीजन का इफेक्ट क्या है? देवर हंग्री। तो ये जो रीजन रहेगा इस इफेक्ट का, ये इफेक्ट से पहले का रहेगा। भाई ये रीजन वाला काम, ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया होगा तभी तो ये इफेक्ट आया होगा। और अगर रीजन वाला काम, रीजन वाली क्लोज कंप्लीशन में है तो उस वर्ब के द्वारा कंप्लीशन दिखाया जाना चाहिए। तो मतलब यहां पर डिड नॉट नहीं, हैड नॉट ईटन लिखा जाना चाहिए। इस तरह से एज जब बिकॉज के या रीजन के मीनिंग को रिफर करता है तब भी वो वर्ब की स्टेट को प्रभावित कर सकता है। एक सेंटेंसेस और बता देता हूं मैं, इस पर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक सेंटेंस हमारा ये सोचिए, सी डिड नॉट गॉट एंट्री। अच्छा, जब मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं
कि यहाँ पर गोट आएगा या गेट आएगा, डिड के साथ गोट आएगा या गेट आएगा, तो कुछ तो उनमें से शांत हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पूछ लिया, क्या बताएं। कुछ बच्चे कहते हैं गेट आएगा और वो सही कहते हैं। फिर जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों गेट क्यों आएगा, गोट क्यों नहीं, तो फिर वो शांत हो जाते हैं, एकदम क्लूलेस, पता नहीं ऐसा क्या पूछ लिया हमसे। आप एक बात समझिए ना, वर्ब को या वर्ब के द्वारा पास्ट टेंस को रिफर करने के लिए ही तो हम गेट का गोट करते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या वर्ब में इन्फ्लेक्शन लेके आते हैं, वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। अब वो इन्फ्लेक्शन जब हम डिड में ले आए, डिड क्या है, डू की फॉर्म ही तो है, डू की सेकंड फॉर्म ही तो है डिड। जब हमने डू का डिड कर दिया तो हम इसमें क्यों इन्फ्लेक्शन लेके आएंगे? हमने टेंस को रिफर करने के लिए ही तो डू का डिड कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डू या डज लगाते, पास्ट इंडेफिनिट था तभी तो हमने डिड को यूज कर लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, या यूं कहिए कि इस वर्ब का इन्फ्लिक्शन यूज कर लिया, तो आप इसमें इन्फ्लिक्शन क्यों लेके आएंगे, इसको क्यों कंजुगेट करेंगे? तो यहां पर गेट यूज किया करो, ये जानबूझकर मैंने लिखा था। शी डिड नॉट गेट एंट्री as she lost her ID कार्ड। अब देखो, अगर टाइम के या टाइम लाइन पर इसको देखें और ये अगर रिपोर्ट टाइम है, तो यहां पर ये वाला एक्शन हुआ, सी डिड नॉट गेट एंट्री, ठीक है, सी डिड नॉट गेट एंट्री। अब ये जो एज के बाद जो लिखा है, एज के बाद जो क्लोज लिखी है, या एज के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है, ये रीजन है इसका क्यों एंट्री नहीं मिली उन्हें, क्योंकि उन्होंने आईडी कार्ड खो दिया। यानी कि ये क्या है, रीजन है। ये रीजन हुआ होगा या ये एक्शन हुआ तभी तो ये रिजल्ट आया है। ये क्या है, इफेक्ट है या रिजल्ट है। ये रीजन है या कोज है, रीजन है या कोज हो सकता है। अब रीजन और कोज में भी डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बाद में समझेंगे। अभी ये समझिए कि यहां पर लिखी हुई क्लोज रीजन भी हो सकती है, कोज भी हो सकती है, और ये होगा इसका इफेक्ट या रिजल्ट। इस तरह से एज जो है बिकॉज के मीनिंग में यूज होता है, या रीजन बताने के लिए यूज होता है। यानी कि जिस क्लोज को ये जोड़ता है वो रीजन होती है उस रिजल्ट का, उस इफेक्ट का। यानी कि अगर उन्हें एंट्री नहीं मिली तो ये जो रीजन वाला एक्शन है ये पहले हुआ होगा, यानी कि इसका कंप्लीशन दिखाना पड़ेगा अगर ये कंप्लीट हुआ होगा। अगर ये कंप्लीट होगा तभी तो ये रिजल्ट आएगा, या जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी तो ये रिजल्ट आएगा। अगर इसका कंप्लीशन नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट कहां से आएगा, है ना। ये रिजल्ट जो आया है, उन्हें एंट्री नहीं मिली, ये इसीलिए आया है क्योंकि ये वाला एक्शन हो गया कंप्लीट। तो अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन दिखाओ, लॉस्ट नहीं हैड लॉस्ट लिखो। देखिए, रीजन और कोज का डिफरेंस भी मैं बता के चलता हूं, चीजें जो सामने आ जाए तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीजन कोई चीज होती है तो हम उसके पीछे का तर्क बताते हैं, उसे हम रीजन कहते हैं। कोज वो फिनोमिना होता है जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज उत्प्रेरित होती है, या सीधे शब्दों में आप समझिए कि कोई चीज अगर अपने आप हो तो उसके पीछे कोज होता है, और अगर वो किसी के द्वारा की गई हो, किसी इंसान के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा की गई हो कोई भी एक्शन, तो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे ये पेन हवा में गया, इसके पीछे रीजन है कि मैंने इसको उछाला। ये पेन गिर गया, इसके पीछे रीजन है कि मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन बारिश हुई तो बारिश के पीछे कोई रीजन नहीं है, बारिश के पीछे एक कॉज है, एक फिनोमिना है, वो अपने आप हुई, वो किसी ने नहीं करवाई, तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, एक कारक है, वो एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, उसको हम कॉज कहते हैं। तो जो चीजें अपने आप होती हैं, जो प्रोसेस अपने आप होती हैं, उनके पीछे कॉज होते हैं।
नेचुरल कोज भी हो सकते हैं, सिंथेटिक कोज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज को करता है, इंसान या कोई मशीन, तो उसके पीछे हम रीजन बताते हैं, हम उसके पीछे तर्क देते हैं कि ऐसा इसने इसलिए क्या होगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है रीजन में और कोज में। फिलहाल हमारा लेक्चर रीजन और कोज के बारे में नहीं था, हमारा लेक्चर था एज के बारे में। एज कंजंक्शन की तरह दूसरे फंक्शन में, दूसरे मीनिंग में भी यूज हो जाता है। उन यूजेस को हम देखेंगे कंजंक्शन चैप्टर में। अभी हमने एज के दो यूजेस पर ध्यान दिया है, जब वो बिकॉज या रीजन के मीनिंग को रिफर करे, या फिर दूसरे केस में या पहले केस में वो कर रहा था एट द सेम टाइम को रिफर, या व्हेन या व्हाइल के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रहा था। तो उस सिचुएशन में क्या टेंस रहेगा, क्या स्टेट रहेगी, व्हेन और व्हाइल के साथ जैसा यूज करते हैं वैसे एज के साथ यूज कर लेंगे। और जब वो बिकॉज या रीजन के मीनिंग को रिफर करेगा तो इस तरह से एक क्लोज को, जो उसका रीजन है, उसको परफेक्ट स्टेट में हमें ले जाना चाहिए। ये हुए एज के टाइम रिलेटेड फंक्शन, या एज एक कंजंक्शन की तरह जब टाइम को रिफर करता है, उस पर हमने डिस्कशन किया। बाकी जो एज के यूजेस हैं हम बाकी चैप्टर्स में, बाकी के लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।